नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। दरअसल तेजस्वी यादव समय समय पर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर सवाल उठाते हैं और एक बार फिर से अब तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए क्राइम के बारे में बताया है, क्राइम बुलेटिन जारी किया है और नीतीश सरकार पर तमाम सवाल उठाए। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से विकास की बातें हो रही है, अगर कानून व्यवस्था ही सही नहीं रहेगा तो बिहार में विकास कैसे होगा। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी का, सुनील सेवक जी प्रवक्ता बीजेपी, मधुरेंदु पांडे जी प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी, स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस, ओपी यादव जी रिटायर्ड आईएएस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रमोद सिन्हा जी का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद सिन्हा जी, क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं? तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन भी जारी किया है और तमाम जो भी आपराधिक घटना घटी है उसका जिक्र किया है और बिहार सरकार पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है बिहार में कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं? देखिए सवा जी, जिस प्रकार से जी। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धाराशायी हो गया है और लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दो तीन दिनों का जो बिहार के अलग अलग जिलों में जो घटनाएं घटती है, जो संज्ञेय अपराध की घटनाएं होती है, उनका ब्यौरा जो है वो जारी करने का काम करते हैं, क्राइम बुलेटिन जारी करने का काम करते हैं। और ऐसा करना लाजिमी इसलिए भी हो जाता है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में विपक्ष के नेता हैं और ऐसे में विपक्ष की जवाबदेही और जिम्मेवारी अधिक हो जाती है जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। जब बिहार सरकार पूरी तरह से जो है कानून व्यवस्था को संचालन और संभालने में पूरी तरह से जब विफल हो जाएगी तो नेता विपक्ष की भूमिका बढ़ जाती है, वो अपने भूमिका का निर्वहन करते हैं। सवाल उठता है कि देखिए हाल के ही दिनों में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, आप देखिए ना, छोटी और जो आम घटना है उसको भी अगर छोड़ दिया जाए तो आप देखिए कि जदयू के एमएलए के भांजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी की नातिन की गोली मारकर हत्या। बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल और जिलाधिकारी पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला। बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी का मोबाइल और पर्स चोरी। कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो कई ऐसे जी। सवाल उठते हैं और आपने यह भी देखा था कि नालंदा में किस प्रकार से एक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसके पैर में 9 कील ठोक दी गई थी। आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि तनिष्क शोरूम से मात्र चंद मिनटों में 25 करोड़ से अधिक की गहनों की डकैती हो जाती है। पटना के कंकड़बाग इलाका में दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपया जो है कैश की लूट हो जाती है। कुछ दिन पहले राजधानी पटना में ही युवा व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से चारों तरफ जो है गोलियों की तरतराहट है, लोग जो है जी। डरे और सहमे हुए हैं। तो जो व्यवस्था अभी है, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार सरकार को जो है वो आईना दिखलाने का काम करते हैं। और सही मायने में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, अभी पूरी तरह से कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी मधुरेंदु पांडे जी का। मधुरेंदु जी, आखिर बार बार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या लगता है कौन इस तरह की चीजों को श्रेय दे रहा है? बिहार में कौन बढ़ावा दे रहा है जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिगड़ता जा रहा है? बढ़ावा कोई नहीं दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपने एक हैंडल और अन्य सोशल मीडिया के तहत उन्होंने एक झूठ की खेती करने पर उतारू हो चुके हैं। वे जो पेश कर रहे हैं, आंकड़ा जो पेश कर रहे हैं, वो पता नहीं वो आंकड़ा कहाँ से लाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। वो 1995 और 2005 के बीच की जो कार्यकाल रही बिहार में, उसमें जो जंगल राज था उसकी वो बात नहीं करते हैं। वो 15 वर्षों में उनका जो कार्यकाल था उसका एक भी उपलब्धि वो जनता के बीच नहीं ले जा रहे हैं। उनके कार्यकाल में जो नरसंहार होता था,
नित्य हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, फिरौती जैसी घटनाएं आम बात थी, उन सब चीजों पर तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करके उन्होंने एक बेहतर शासन और प्रशासन देने का काम किया है। या अभी जो भाई जी जितने भी आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर रहे थे, उन्हें पता है कि आपराधिक घटनाओं में वो किस तरह की घटना का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, पहले जो होता था संगठित घटना होती थी, नरसंहार होती थी, फिरौती के लिए मर्डर होता था, अपहरण करके मर्डर होता था। ये सब चीजों पर कहीं सब कुछ कमी आ गई है, ये सब चीज कहीं नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रेम प्रसंग में हत्या होता है, पारिवारिक विवाद में हत्या होती है, आपसी विवाद में हत्या होती है, भूमि विवाद में हत्या होती है, तो पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करते है, उसको जेल की शिकंजों में ले जाती है। इसके बावजूद भी इन्हें राजद के प्रवक्ता महोदय और इनके जो नेता प्रतिपक्ष महोदय हैं, इनको अपराध की घटना में कोई अंतर समझ में नहीं आता है। आज की घटना जो है, बिहार की जो घटना है, आप देखिए पूरे देश में अपराध के मामले में 14वें स्थान पर है। यहाँ की घनी आबादी है, घनी आबादी होने के कारण जो आपराधिक दर है राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के मामले में, तो बिहार 14वां स्थान पर है। जहां तक संज्ञेय अपराध की बात रही, उसमें भी बिहार 19वें स्थान पर है। अब इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए नेता प्रतिपक्ष महोदय अपने एक हैंडल के जरिए जो आहूत विधानसभा चुनाव है उस पर झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। और वो पता नहीं किस सूत्रों से उतना वह रिकॉर्ड जमा कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है। खाली झूठ का रिकॉर्ड यानी है। आप कहना और चाहेंगे मधुर रंजन जी की ऐसी कुछ घटना हुई ही नहीं है? नहीं, जो घटना जो हुई है, तो ये सब घटना तो प्रेम प्रसंग में, इसे कौन रोक सकता है? आपसी विवाद भाईचारे में हो रहा है, रिश्तेदारी में हो रहा है, इसे कौन रोक सकता है? कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये हमें बताइए। पुलिस ने कार्रवाई किया कि नहीं किया, ये हमें बताइए। उनके जैसा थोड़े अपराध हो रहा है कि नरसंहार हो रहा है, पूरा बिहार से रंजित है अपराध, अपहरण के लिए, फिरौती, बलात्कार, चिंधारे। मधुरेंद्र जी, पुरानी बातों कोई को व्यक्ति घर क्यों से याद निकलता करना? था अगर जनता तो परेशान थी तब तो आप लोगों पे भरोसा जताई ना। कंपटीशन तो चल नहीं रहा है कि तब के टाइम में इतना हुआ नहीं, तो अब हमारे टाइम में इतना ही हो रहा है। सुधार कैसे मैं होगा? कहूँ सुधार क्यों नहीं हो रहा है, इस पे बात कीजिए ना। सुधार तो बहुत हुआ है ना, सुधार तो बहुत हुआ। आपराधिक का जो संख्या, आपराधिक जो कारनामे हो रहे हैं वो परिवर्तित हो गए हैं। अब कोई प्रेम प्रसंग में किसी अपना प्रेमी को, प्रेमिका को गोली मार दे, कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को किसी विवाद में गोली मार दे, इसको किस भूमिका प्रभावित करेंगे? चलिए ठीक है। इसके बावजूद भी पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लेकर उसे जेल डालने का काम कर रही है। इनके जैसा थोड़े है कि केस दर्ज नहीं होता था, अपराधी बाहर घूमता चलिए था, ठीक है, एक ठीक है, अनिवार्य ठीक है का शोभा मधुरेंद्र बढ़ाता पांडे था। जी, फिर आपका राजद रुख के करेंगे। कार्यकाल में तो एक अनिवार्य में अपराधियों का शरण नहीं था। इसके बावजूद भी राजद वाले पता नहीं किस ठीक है, बेशर्मी ठीक का है, हद पार करते हुए एक ठीक हैंडल है पर मधुरेंद्र अपने पांडे आप जी, को। फिर आप रुख करेंगे। सारे प्रवक्ताओं से एक एक सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी रुक जाइए, रुक जाइए, जवाब लेंगे। और भी लोग हमारे साथ है, पहले एक एक सवाल सबसे ले लूंगी, उसके बाद आपका रुख करूंगी। सीधे रुख करना चाहूंगी इसने आशीष वर्धन पांडे जी का। इसने आशीष जी, मधुरेंद्र पांडे जी तो कह रहे हैं कि अगर अपराध हो रहा है तो कार्रवाई भी हो रही है, फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? कार्रवाई नहीं हो रही तब सवाल उठाइए। सुशासन के नाम पे लगातार लोगों के आंखों में धोखा देने वाले और झूठ फरेब की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं के द्वारा इस तरीके की बातें ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपराध की भी श्रेणियां बांट देंगे। अपराध की श्रेणियां होती है, बाकी लोग म्यूट कर ले थोड़ा। तो अपराध की भी क्या कोई श्रेणी होती है? अपराध अपराध होता है। और इस चीज को समझने की जरूरत है कि बाकी लोगों में और आप में क्या अंतर रह गया जब आप बातें ही इस तरीके से करने लगे कि अपराध की श्रेणियां होती हैं और बार बार एक ही बात को उठा रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में हत्याएं हो रही हैं। क्या प्रेम प्रसंग में ही सारी हत्या? 117 कांड के बारे में तेजस्वी जी के हैंडल पे शेयर किया गया। सारे मामले एक ही है क्या? बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए, बिना सोचे हुए जवाब की उम्मीद हम लोग जदयू और भाजपा के लोगों से ही कर सकते हैं या उनके सहयोगी दलों से, क्योंकि ये पूरी तरीके से बिहार में अब इनका झूठ पर्दाफाश हो चुका है और अपराध पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। जब नीतीश कुमार जी ही भरे मंच पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करेंगे? जब गृह मंत्री, बिहार का गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी है, वो इस तरीके का
अवांछित कृत्य कर देते हैं भरे मंचों पे, अब उनसे क्या उम्मीद करेंगे। और महिलाओं के बारे में इस तरीके से बोल देना कि प्रेम प्रसंग में हत्याएं हो रही हैं, या कुछ भी बोल देते हैं। क्या आपका न्याय व्यवस्था इतना सुदृढ़ नहीं है? क्या पुलिस के को लेकर आम लोगों में खौफ या उनके प्रति थोड़ा सा भी सम्मान नहीं रहा? क्या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आप लोगों ने बिहार को गिरवी रख दिया है? ये समझने वाली बात है और ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी या जदयू के, मैं तो जदयू से कम ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा था कि मधुरेंद्र पांडे जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कम से कम इस तरीके से वो बातें ना करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल देते हैं तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई उनकी तो दीक्षा ही वही हुई है, लेकिन आप तो गांधीवादी सोच वाले हैं, समाजवादी सोच वाले लोग हैं, कम से कम आप लोग तो अपराध को इस तरीके से ना बरगलाएं। और बिहार में जो चीजें हो रही हैं वो सबको दिख रही हैं। अखबार नहीं पढ़ते होंगे, आपको नहीं दिखती होंगी, हम लोग तो रोज अखबार पढ़ते हैं, हम लोगों को रोज ऐसी हत्याएं दिख रही है, रोज ऐसे अपराध दिख रहे हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि जब भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठिए, ऐसे तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बिहार की जनता जो त्रस्त है अपराध से, वो आपको देख रही है। भ्रष्टाचार से हम लोग त्रस्त हैं और तमाम लोग आपको देख रहे हैं। और ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली बातें आप लोग कर देते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाता है आदमी कि बिहार की सत्ता किन के हाथों में है। चलिए ठीक है इसमें आशीष जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी सुनील सेवक जी का। सुनील जी, आखिर अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, क्या अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हो रहे हैं, अपराधियों को बुलंद किया जा रहा है। और इनको पता ही नहीं है कि हाँ, ये अब आप सभी सही जगह पर आई हैं। अब आपको वो जो बुलंद करने वाले लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि ये एनडीए की सरकार है। करके घर में आप बैठ नहीं पाइएगा, घर में से खींच के पुलिस आपको ले जाएगी। इसलिए उकसाइए आप उनको, आपका काम है, विरोधियों का ही काम है उकसाना। लेकिन याद रखिए, जिनको आप उकसाने का काम कर रहे हैं उनको ये समझ में आने लगा है कि ये एनडीए की सरकार है, उनके बहकावे में हाथ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होती है, जो पिटाई होती है, उस पर उनको लगता है कि हमने गलत कर दिया। इसलिए अभी इन लोगों को ऐसा है ना कि कुछ तो मिल नहीं रहा है बोलने के लिए। अब देखिए, ये रोज बुलेटिन जारी करते हैं। अरे भाई, बुलेटिन से कुछ होने वाला है? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही तुमको चिंता बिहार के जनता का है, एक आध जगह गए हो क्या? घर में से बैठ के ट्विटर बबुआ बन के बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को समझने का प्रयास कर रहे हो? ये कतई संभव नहीं है। थोड़ा सा कम से कम घर से बाहर निकलो, जाओ तो कम से कम। तब इनको बोलिए तुम काम नहीं करने के लिए मेरे नेता को। नहीं, सुन लीजिए पहले बात को। इनको बोलिए तुम काम नहीं करने के लिए, तुमको क्या होता है? वो नेता विपक्ष है, तुम काम क्या कैसे कर देंगे? ये कैसे? सभाजी पहले सुन लीजिए बात को। प्रमोद जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप उनको जाने के लिए तो बोलिए पहले जनता के बीच में। ये तुम काम बताइए जी जी, रुक जाइए। सुनिए जी, एक बात बताइए, अगर आप लोग को पता है कि कौन भड़का रहा है, कौन श्रेय दे रहा है, फिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है सब कुछ पता होने के बावजूद? एक ऐसी घटना बता दीजिए जिसमें कार्रवाई नहीं हुई हो और करने वाला नहीं पकड़ा गया हो। और जब वो पकड़ा गया है तो उसके इतिहास में जब हम जाते हैं तो समझ में आता है कि वो लोग कौन है। ये एकदम तय है, एक नहीं कही जितनी घटनाएं अभी प्रमोद जी कह रहे थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का, एकदम झूठा है। जनार्दन सिग्रीवाल वहां पर गए ही नहीं है। मांझी जी ने खुद स्वीकार किया है कि वो मेरे परिवार के नहीं है। तो इस तरह से इन लोग ऐसे ही बस केवल कहीं से सुनी सुनी बातें कर देते हैं, ऑथेंटिक तो कुछ कर पाते नहीं है। सरजमी पे जाने की तो इन लोगों की ताकत है ही नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो जनता इनको खदेड़ देगी। इसलिए ये लोग बस ट्विटर बबुआ बन के ट्विटर करके अपना काम इसी कर देते हैं। ठीक है सुनील जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी ओपी यादव जी का। सर, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही है, क्या लगता है आपको ये विकास के रास्ता में बाधा नहीं बनेगा? बिहार का विकास हो पाएगा अगर ऐसे हालात रहे तो? देखिए, सबसे पहले तो जिस विषय पर आप लोग डिबेट कर रहे हैं जी, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सभी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सबको सम्मान है और अपने दायित्व का पार्टी लाइन पर वो निर्वहन करते हुए अपनी अपने पक्ष रखेंगे। लेकिन
जो फैक्ट है, जो सिचुएशन है, उसको देख करके उस पर बात ये होनी चाहिए कि जो स्थितियां आज के तारीख में दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनके क्या कारण हैं, इसके सुधार कैसे होने चाहिए। बिल्कुल। अभी 15-20 दिन पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे हुआ है, लोक नीति और CSDS नामक एक संस्था, बहुत प्रेस्टिजियस संस्था है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट 2025। इसकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा हो रही है, अलग अलग बिंदुओं पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रदेशों में उनका जो तरीका है सर्वे करने का, उन्होंने किया है। उस सर्वे में एक रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही चिंताजनक है। वो ये है कि वो कहता है कि जितने लोगों से सर्वे किया गया अक्रॉस द स्टेट, उसमें बिहार के मुतालिफ कहता है कि 50% जो रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने बात करी, उनका पुलिस तंत्र और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से विश्वास उठ गया है। ये एक आंकड़े हैं पब्लिक डोमेन में, एनीबॉडी कैन गो एंड विजिट इट। देखिए, नीतीश जी का शासन, हम भी 34 साल इस नौकरी में रहे, अलग अलग जगहों पर पोस्टेड रहे। इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि जब नीतीश कुमार 2005 में आए तो एक परसेप्टेबल चेंज हुआ गवर्नेंस में। बहुत सारी चीजों को उन्होंने ठीक किया, उस पर बहुत डिटेल में हम नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लास्ट 5-6 साल 7 साल में चीजें कुछ बहुत ठीक नहीं चल रही है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल खत्म हो गया, पर चीजें ठीक नहीं चल रही है। और इसको अगर सर्वोच्च लेवल पर एक्सेप्ट किया जा रहा है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि कहता है ना कि हार का स्वीकार ही जीत की शुरुआत होती है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा कि चीजें गड़बड़ हो रही है तो आप उस दिशा में सुधार भी नहीं कर सकिएगा। बिल्कुल। रही बात, अक्सर लोग बात करेंगे NCRB, SCRB, तो ये आंकड़े जो हैं, NCRB कोई आंकड़े आसमान से नहीं लाते हैं, वो तो जो स्टेट का डेटा होता है वही फेच होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रिड बनाया है, वो बहुत अच्छा पहल था टेक्नोलॉजी का। उस ग्रिड के तहत देश के सभी न्यायालय, राइट फ्रॉम अनुमंडल अप टू सुप्रीम कोर्ट, और थाने OP से लेकर के कमिश्नरेट, सबको कनेक्ट किया गया है, तो वो आंकड़े फेच हो जाते हैं। देखिए, बात इस पर करनी चाहिए कि जो परसेप्टेबल गिरावट लॉ एंड ऑर्डर में हुआ है वो किन कारणों से हुआ है। और लोग अपने पार्टी लाइन पर उसको स्वीकार करें न करें वो बात अलग है, लेकिन विगत 4-5 सालों में स्थितियां वैसी नहीं थी जैसी 2005 में दिख रही। उसके कई कारण है, उस पर बात होनी चाहिए। मैंने एक आपको बताया, जैसे एक चीज आपको बताते हैं, आज के तारीख में भी राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और पब्लिक का जो रेशियो है वह सबसे कम है बिहार में। अभी जो वर्किंग स्ट्रेंथ 2024 का आंकड़ा है वो 1 लाख पर मात्र 81 लोग हैं। ये सब कारण आपको बता रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी, सबसे कई स्तरों पर बात हुई है। देखिए, आपको एक चीज बात बताते हैं, आपके दर्शक अगर देखें तो इसको जानना चाहिए। बिल्कुल। इस देश में सबसे पहला पुलिस कानून बना था 1861 में, 1861। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पुलिस का जो प्रियम्बल है, उस पुलिस एक्ट का जो प्रियम्बल है, उसमें कहता है कि पुलिस का सर्वप्रथम जो दायित्व होता है वो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम होता है। अभी आप देखिएगा तो बिहार में पुलिस का प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम ये 4थे और 5वें प्रायोरिटी में चल गया। आपको एक आंकड़ा देते हैं, 31 अगस्त 2024 तक बिहार में 8,43,000 एक्साइज के केस हुए शराबबंदी के, जिसमें करीब 12.5 लाख, 12 लाख समथिंग, 12 मान लीजिए, 12 लाख लोग गिरफ्तार हुए जी। आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव फियास्को है ये, जिसने पूरे पुलिस तंत्र को चरमरा दिया, तहस नहस कर दिया। किन कारणों से इसको रिविजिट नहीं किया जा रहा है हमको नहीं मालूम है, अब तो हम सरकार में है नहीं। इसके अतिरिक्त आपको एक छोटे उदाहरण बता रहे हैं, इस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। अब अगर कोई लोग बोले कि साहब 1995 में ये था, अरे भाई 95 में जब खराब हुआ तभी ना आपको सरकार में लाया, तो अब ये राग क्यों आप तलापते हैं। और एक
केस से, हम पब्लिक है ना, हम लोग इरिटेट होते हैं कि अगर 95 से ही आप कंपेयर कर रहे हैं तब आप छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव होता है, आप आगे की बात करिएगा ना। आपको मैं बता रहा था, आपको आंकड़ा फिर डिविएशन हो गया। एक रिपोर्ट छपी है, वो कहती है कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा 3rd पोजीशन पर कस्टोडियल डेथ्स होते हैं। एक और रिपोर्ट छपी है, वो कह रहा है कि बिहार में सबसे 3रे नंबर पर सबसे कम केसेज रजिस्टर होते हैं। आप लोग सभी लोग नागरिक हैं, आप अपना बिना परिचय दिए हुए जरा चले जाइए थाना और कहिए कि हमारे साथ ही घटना हो गई, जरा एक FIR दर्ज कर, छोड़िए पार्टी को, गोली मारिए और आपको पहला अनुभव हो जाएगा वहां। तो हम लोगों ने, तो मैं बता क्या रहा था, पुलिस की जो नियुक्ति हो रही है कांस्टेबल का, आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस राज्य में जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया कांस्टेबल की नियुक्ति का, वो उसको इतना सब स्टैंडर्ड कर दिया गया, इतना सब स्टैंडर्ड कर दिया कि पुलिस की मारक क्षमता खराब हो गई। इंजीनियर की बहाली आप मार्क्स बेसिस पर कर रहे हैं और कांस्टेबल की बहाली के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा ले रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, SLR का जो हाइट होता है वो 3 फीट 9 इंच होता है, जो लड़कियों की बहाली की गई है वो 5 फीट की है। अब कल पर SLR रखती है तो SLR का बट जो है वो जमीन पर रगड़ा था। हमसे कई, एक मेरा जो बैचमेट सब IPS था, सब जो रिटायर कर गया, बोला कि यार हम लोग क्या कहें कि हम लोग उसको डिप्यूट करते हैं तो उसके साथ 3-4 आदमी लगाना पड़ता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सबसे पहले राजनीतिक स्तर पर, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो चाहे सरकार हो, मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत आदर, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, स्टेट उसके लिए ऋणी भी रहेगा, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन गिरावट जब से आई है ना, गवर्नेंस जब से नीचे गिरना शुरू हुआ है ना, तरह तरह की बातें हो रही है उसके, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अब परसेप्टेबल हो गए, इसलिए सबको यह सोचना पड़ेगा कि ये जो चीजें हो रही है ये क्यों हो रही है और इसमें सुधार की जरूरत हो। सभा जी, आपको एक छोटा सा चीज बता के हम बात को आगे बढ़ाएं। जी जी, चेन ऑफ कमांड जो होता है ना, चेन ऑफ कमांड, वहीं से तय हो जाता है कि नीचे में परिणाम क्या है। हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में अभी माने कोई लॉजिक नहीं है। पुलिस मुख्यालय में प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार में एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय किए थे कि ऐसे ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग हो। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जितना यंग अफसर आया DSP में, लोग आता है मेरे पास, कहता है कि सर हम लोग तो अजीब स्थिति में फंस गए। जो यंग अफसर्स है वो लगा हुआ है कहाँ तक, ट्रैफिक में, कहाँ लगा हुआ था, एक्साइज में, और अनुमंडलों में और फील्ड में वैसे लोगों को लगाए जिसकी सेवा 4 साल 5 साल। एक पॉलिसी बनी हुई थी कि जब पुलिस ऑफिसर आएगा उसका रोटेशन कैसे होगा, लेकिन यहाँ जिसका जुगाड़ है वो निरंतरता से फील्ड में है, जिसका जुगाड़ नहीं फेंका है। ये सब कई कारण हैं, इसको इस पर चिंतन करने की जरूरत है, तभी चीजें सुधरेगी। अन्यथा जिस तरीके के हम लोग, आप लोग रिटायर करके फील्ड में घूमते हैं, अलग अलग मंचों पर जाते रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में भी हम जाते रहते हैं, तो लोग बताते हैं कि, हमको पूछते हैं कि आपके राज्य में ये हो क्या रहा है, गवर्नेंस इतना नीचे क्यों जा रहा है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं। चीजें यही है, इसलिए इस पर स्वीकार करना चाहिए और इसका सिस्टेमिक इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए। तो मैं तो एक्सपर्ट के नाते आपसे यही बात मैं रखूंगा। जी जी, चलिए ठीक है सर, फिर आपका रोक करेंगे। जी प्रमोद जी बोलिए, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सभा जी, अभी ओम प्रकाश जी ने जो घटनाओं में भारी वृद्धि हो रही है हाल के दिनों में, जिनका जिक्र भी इन्होंने करने का काम किया, तो उन्होंने कारण भी गिनाए और उसके निदान के लिए भी इन्होंने बतलाने का काम किया। लेकिन सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक तो सबसे पहले सभा जी जो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, यहाँ जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुनील सेवक जी, नेता प्रतिपक्ष को तुमको कह रहे थे, और आप जब उस पर जो है, सॉरी फॉर दैट उठानी चाहिए, आप आपत्ति नहीं उठा रहे थे। सॉरी फॉर प्रमोद जी बोल दिया उन्होंने सॉरी। नहीं, तो ये आपत्ति आपको उठाना चाहिए। जब आप हमको जब म्यूट कर देती हैं तो कम से कम आपको तो देखना चाहिए, वहां पर आपको टोकना चाहिए। आप सुनने देंगे तब तो आगे वाला सवाल उठाएगा ना, वो बोले और
रहोगे तो मुझे कहाँ से सुनाई देगा, इसलिए तो बोलती नहीं, हूँ ना कि एक करके बोलिए आप लोग, सुनिए ना बात मुद्दे को, पे रहिए प्रमोद जी। आपके उन्होंने सुनने बोल के दिया है, बाद ही, मुद्दे पे नहीं रहिए। नहीं, मैं समझ गया सभा जी, हमको इस तरह का भाषा बोलने नहीं आता है। आपके सुनने के बाद ही जब आपने नहीं टोका तभी मैंने बीच में इंटरफेयर किया, आप नहीं तो मैं प्रमोद जी, आप इंटरफेयर लोग नहीं मौका करता। देते हैं, प्रमोद जी आप लोग मौका देते हैं मुझे बोलने का कि मैं रोकूं या टोकूं? हद है। आप तो बीच अब में आगे आप आते मेरी हैं, बीच बात में को तो मैं डिनाई नहीं कर रही हैं। टोकती। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मैं कह नहीं रहा हूँ प्रमोद कि जी, अब आप कुछ भी बोलेंगे तो ऐसे नहीं होगा, आप आगे वाले को आप मौका भी नहीं देते, आप आप बीच में ही आके बोलने लगे। मुद्दे आप पे रहते पूरे प्रमोद जी। नहीं नहीं, सुन लीजिए, आप जब ये डिबेट खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको आज आप देखिएगा, और उसमें आप प्रमोद जी पाइएगा कि मुझे उनके मेरा बोलने काम के मत बाद जब सिखाइए आपने प्रमोद जी, मुझे आपत्ति पता है। जब नहीं आपत्ति प्रमोद जी, नहीं किए आप हैं तब बीच हम में बीच में हमेशा बोले हैं। कूदते हैं, आप बीच में कूद जाते हैं, आप आगे वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते कि आगे वाला रिएक्ट करे, आप पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। चलिए ठीक है, आपको मुद्दे पे नहीं रहना तो आपके पास फिर आते हैं, नहीं नहीं सीधे रुख नहीं, सुन करोगे। लीजिए सभा जी, मैं बोलिए। बोल दे रहा हूँ, आप चिंता नहीं करिए। जो बातें हम्म, आनी चाहिए थी वो आनी भी जरूरी है। सभी नेता का सम्मान है, चाहे नेता सदन हो चाहे नेता विपक्ष हो, बिल्कुल और है उनके प्रमोद लिए जी, बिल्कुल मर्यादित है, लेकिन भाषा का आप प्रयोग उसको किया भी जाना मौका चाहिए। दिया किसी के रिएक्ट करे, आप बीच में अगर बोलने लगेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर सामने वाला भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे पहला बात है, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब इस प्रकार का बुलेटिन जारी करते हैं, तो जो बिहार में हम्म, अलग अलग जिलों में जो संज्ञेय अपराध की घटनाएं घटती हैं उसी को एकत्र करके वो डालने का काम करते हैं, चाहे वो हम्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या अन्य प्लेटफॉर्म पर उसको उठाने का काम करते हैं। और उठाना इसलिए जवाब जरूरी हो जाता है कि नेता विपक्ष की भूमिका ज्यादा है, महत्वपूर्ण है, उनकी भी जवाबदेही जो है जनता के प्रति है। आपने देखा था ना कि 2020 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, मात्र 12,000 वोट का अंतर रह गया था। ये समझने की जरूरत है। और सवाल उठता है कि यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, जब इनको आईना दिखलाया जाएगा, जब चाहे करप्शन हो, क्राइम हो या कम्युनिटी हो या अन्य मुद्दे हो, तो ये सीधे हम्म, 2005 के पहले चले जाते हैं। और जो अपराध की घटनाएं हो उसको भी श्रेणी में बांटने का जब काम करते हैं, इसी से अपराधियों के मन में जो है ना मनोबल बढ़ता है। ये समझने वाली बात है। और ये सवाल हम्म, करते हैं कि जो अपराधी चाहे कोई भी हो उनको पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा। अरे सुशासन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि क्राइम की घटना घट गई और उसके बाद हम अपराधी को पकड़ रहे हैं। आप देखिए ना कि न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के अभाव में कितने ऐसे केसेज हैं जिसमें अपराधी बरी कर दिए जाते हैं। आप अखबार के पन्नों में इस प्रकार की घटनाएं प्रत्येक दिन सामने आती है। इस पर तो ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये घटनाएं घट रही हैं इस प्रकार से, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, अपराध की घटनाएं मतलब अपराधियों के मन से जो है शासन प्रशासन का भय जब समाप्त हो चुका है, सिवाय इनको उस पर कार्रवाई करने का, उस पर जो है कड़ा एक्शन लेने का, ये विपक्ष में ही सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में तो अपराधियों का मनोबल ही बढ़ता है। सवाल जी। चलिए ठीक है प्रमोद जी। मधुरेंदु पांडे जी, आखिर कब सुधार होगा? आप लोग ये क्यों बात नहीं करते, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट पे है। आपको समझ में मधुरेंदु जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, अभी प्रमोद जी ने कहा कि न्यायालय पर भी उन्होंने उंगली उठाने का काम किया कि बरी हो जाता है, तो ये राजद के संस्कार में साक्ष्य रहा के है। अभाव में बरी हो जाते हैं। मैंने ये कहा साक्ष्य देने का काम जो है वो पुलिस का ही है। प्रमोद जी बीच में मत बोलिए। पुलिस का काम है गिरफ्तार करके जेल भेज देना, और उसके बाद न्यायालय का काम है कि उसको बरी करती है, सजा देती है, क्या करती है। ये सब जज का चाहे एनडीए सरकार का यह काम नहीं है कि प्रशासनिक और न्यायपालिका के क्षेत्र में हम लोग हस्तक्षेप करें। यह राजद के संस्कार में था और उस काल में रहा है कि लोगों को, बिहार की जनता को आपके शासन से विश्वास उठ चुका था और लोग यह भी समझने लगे थे कि शायद मधुरेंदु जी फिर आप पुराने शासनकाल का बात कर रहे हैं। आप बस ये अरे बताइए ना, पुलिसिंग थोड़ा इतनी सा कमजोर उनको क्यों हो याद नहीं गई है। है आखिर? कहाँ पुलिस कमजोर रही है? कौन कौन सा ऐसा अपराधी है जो खुलेआम घूम रहा है, जरा हमें बताइए। कौन सा ऐसा शराबी है जो तो पीकर घटना शराब होने पीकर का रोड पर इंतजार घूम क्यों रहा है? करते हैं आप लोग? एक के बाद एक घटना कौन लगातार होती रहती है। आखिर हम तो घटना। अपराधियों में उस तरह का खौफ ही नहीं है ना, कि डर अच्छा रहे, ये डर का बताइए माहौल कि रहे अगर कि आइंदा से वो लोग वैसा अपराध ना कब करे। कब
सब्बा जी एक सेकंड आप हमारे साथ बीच में बैठ कर बातचीत कर रही हैं और इसी बीच में हम ही दोनों के बीच में कुछ हो जाता है गोलीकांड, तो इसमें सरकार का कहाँ रोल आता है? इसमें तो जो कार्रवाई अपराध करता है उस पर पुलिस तंत्र, पुलिस कार्रवाई करती है, इसकी नहीं करती है, यह बात सामने आनी चाहिए। अब कोई साथी बैठकर अपने में विवाद करके गोली चला लेता है, कोई रिश्तेदार अपने में गोली चलाकर विवाद में हत्या कर दे रहा है, तो इस अपराध है, इसको मानते हैं, लेकिन इसको कैसे रोक पाएंगे, इसको सबको सोचना चाहिए ना। इसमें तो सामाजिक परिवर्तन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सामाजिक सौहार्द बनाने का जो काम किया है अपने शासनकाल में, उसका परिणति है कि आज के डेट में बिहार की विधि व्यवस्था पहले से बेहतर है, बेहतर है, और देश में भी अपराध की संख्या में हम बहुत ज्यादा 14वें स्थान पर हैं। इसके बावजूद भी हमारे राजद के भाई दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर इनकी एक ही नीति है कि लॉ एंड ऑर्डर पर इनको घेरते रहें। विधानसभा चुनाव आ रहा है, पृष्ठभूमि जितना आप तैयार कर लीजिए राजद के हमारे प्रवक्ता महोदय और नेता प्रतिपक्ष महोदय, लेकिन बिहार की जनता 20 वर्षों के कालखंड में बिहार में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है सभी क्षेत्रों में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र हो, कृषि हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, या व्यवसायी हो, या किसी भी क्षेत्र हो, जल हो, हर क्षेत्र में बिहार में सर्वांगीण विकास हुआ है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो शासन है उसका स्वाद चख लिया है, और 25 में आने वाली विधानसभा चुनाव में जनता निर्णय भी कर चुकी है कि हमको किसको मुख्यमंत्री के रूप में बैठाना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम बिहार की सत्ता संभालेंगे और नेता प्रतिपक्ष लाख टाँय कर ले, उनकी सारी जो झूठ का पुलिंदा है टाँय साबित होगा। चलिए ठीक है मधुरेंदु पांडे जी, फिर आप करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर स्नेहाशीष पांडे जी का। जी स्नेहाशीष जी, सुधार की बातें तो मधुरेंदु जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर घटना हो जा रही है, अपने लोग को मार दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं वो लोग? फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, जितने गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री महोदय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, उतने ही गैर जिम्मेदार इनके प्रवक्ता भी हो चुके हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जितने ही कम जिम्मेदार ये लोग हैं, सुन लीजिए ना, क्या चिल्लाने लगे बीच में। तो दिक्कत ये है इनके साथ कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए हैं, तो इनको कुछ दिखने वाला नहीं है, और यही सब चीज बोलते हैं कि बगल में बैठे हैं, गोली चला देंगे। मतलब सुनिए, सरकारी प्रवक्ता जो पार्टी के प्रवक्ता है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो अपराधियों को कौन बढ़ावा दे रहा है? बैठे बैठे गोली चला दे रहा है। कैसे गोली चला दे रहा है? क्या आपके शासन, प्रशासन, पुलिसिया व्यवस्था इतना दुरुस्त नहीं है कि लोगों के मन में डर रहे कि उनको कड़ा से कड़ा सजा मिल जाएगा? और कह रहे हैं कि पुलिस का काम, पहले तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है पुलिस का काम क्या होता है। पुलिस का काम होता है, कह रहे हैं कि बस गिरफ्तार करके जेल में डाल देना। सुनिए, धैर्य से सुनिएगा, बीच में नहीं बोलता हूं, नहीं इसलिए आपसे दूसरी चीज ये चीज कह रहे हैं कि पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। चार्जशीट कौन दायर करता है? अपराधी ने कौन कौन सा अपराध किया है, उसमें कौन कौन लोग संलिप्त है, इसकी रिपोर्ट कौन करता है न्यायालय में? इनको तो यही नहीं मालूम है। तो पहले इन लोगों को होमवर्क, मतलब पूरी तरीके से न्यायिक व्यवस्था को, पूरी तरीके से पुलिसिया व्यवस्था को, प्रशासन को चौपट कर दिया गया है। बिहार में नौकरशाहों की सरकार चल रही है, और इस तरीके के प्रवक्ता, इस तरीके के पार्टी के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, और इसीलिए अपराधियों का मन बढ़ रहा है। जब जातियों में बांटा जाता है, एक भारतीय जनता पार्टी के हैं सम्राट चौधरी जी, नाम लेने में भी शर्म आती है, कि कहते हैं कि यादवों ने अपराध बढ़ाया है बिहार में। इस तरीके की बातें होती हैं, और उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के ही नेता की पुत्री पर एसिड अटैक हो जाता है, और ये लोग मौन साध लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के भांजे की अपने में ही हत्या हो जा रही है। तो भाई सोच लीजिए कि किस तरीके से सत्ता का हनक है, कि उनको मालूम है कि हम गोली भी मार देंगे तो कुछ नहीं होगा एक दूसरे को। तो ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं अपराध को, और इन चीजों को समझना होगा। इस तरीके से गैर जिम्मेदार बातें ना बोला करे, अपराधियों का मनोबल ना बढ़ाया करे। ठीक है स्नेहाशीष जी। मधुरेंदु जी, आपका रुख करेंगे? छोटा सा जवाब। ठीक है मधुरेंदु जी, छोटा सा जवाब, अनम्यूट कर लीजिए, छोटा सा जवाब।
बोलिए, कुछ बोल कहना चाह रहे थे कि हाँ, हम कहना ये चाह रहे थे कि इनकी जो राजद के जो सुभाष यादव जी हैं, उन्होंने इनके कार्यकाल की सारी पोल तो खोल चुकी है, इसके बावजूद भी ये लोग अरे इतने आपकी पोल तो रोज खुल रही है मधुरेंद्र जी, सुनिए ना आपकी आशीष पोल जी, तो रोज आप खुल लोग रही तो कहाँ से है पढ़ कर आए हैं? डॉक्टर आप लोग साहब, तो पूरे आपकी तो बिहार को रोज खुल रही है, करने का पूरी काम बात किया। को आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? चरवाहा आप इस चीज को चरवाहा नहीं विद्यालय स्वीकार छोड़कर कर रहे हैं। नौवीं फेल अरे और चरवाहा अनुभवहीन विद्यालय राजनीति आपके के अरे समझ में चरवाहा आया? विद्यालय नौवीं हैं। फेल और चरवाहा होता है विद्यालय राजनीति आपके में। समझ में आया आपके क्या? पास डिग्री है तब भी तो ये ऐसे क्या फिजूल होगा? बातें कर रहे हैं। चलिए आपके पास ठीक है, ठीक है, डॉक्टरेट या ठीक डॉक्टर है, की डिग्री है, आशीष एमबीबीएस जी की, फिर भी शांत हो तो जाइए, फिजूल बातें कर रहे आशीष हैं। जी तो शांत हो 9वीं और जाइए। 10वीं वही पास कोई से क्या किसी की बात बात कर नहीं रहे कर हैं? रहे हैं। इतनी आप फिजूल गैर जिम्मेदार बेगुनाह बातें कर सवाल कर रहे रहे हैं। हैं। समाज के तो जिम्मेदार जाइए, व्यक्ति कुछ हो के करना इतनी होगा। फिजूल बातें करिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगी सुनील जी का। सुनील जी, कैसे होगा विकास अगर कानून व्यवस्था के यही हालात रहेंगे तो? माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पे है। ऐसा है सभा जी कि 2005 से लेके 2010 तक स्वाभाविक रूप से एनडीए का यूएस भी लॉ एंड ऑर्डर ही था और इतना हाई लेवल पर चला गया था कि अब छोटी सी भी घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से विरोधी को तो लगेगा ही लगेगा, आम जनता को भी लगता है कि ये क्या हो रहा है। ईमानदारी से बताइए। हाँ, जो ये ईमानदारी से, विपक्ष की ईमानदारी बात से। है, क्या आपको ये हाँ, छोटी घटनाएं लगती है? एक के बाद एक जो हो रहा है। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि इधर कुछ दिनों से घटनाओं में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके प्रति हमारी जो पुलिस या व्यवस्था है वो काफी चुस्त दुरुस्त है, वो अपने अंजाम तक पहुंच रही है और जो भी करने वाले लोग हैं उसको सलाखों के पीछे ले भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर किसी का दबाव है। पहले क्या था, देखिए अंतर समझिए थोड़ा। पहले क्या था कि उनके ऊपर हाँ एकदम। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि छोटी मोटी घटनाएं इधर जरूर थोड़ी बड़ी है और उसका कारण मैं फिर बता रहा हूं। वो बढ़ने का कारण भी वही है कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो अब वो चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह उकसा के और बिहार में कुछ बदनाम करने का जो इनका पुराना रहा है वो करने काम रहे। क्या करें अगर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल उठाना छोड़ दें। एक चीज सवाल नहीं उठा रहा है। अरे सवाल उठा तो अच्छी बात है, ये लोग उकसाते हैं। दिक्कत यह है ये लोग पर्दे के पीछे से उकसाते हैं और बिहार के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। आप लोग जी मत कीजिए उकसाने का, कंट्रोल कर लीजिए। मौका क्यों दे रहे हैं? एकदम कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग बिल मिला रहे हैं। ये कंट्रोल का कारण कि ये लोग बिल मिला रहे हैं और कोई वजह नहीं है। आज क्रिमिनल माय बाप कर रहा है, चिल्ला रहा है, इन लोगों के संरक्षण के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं जुटा रहा है और यही वजह है कि आज एक एक करके समय की कमी है, समय की कमी है। ठीक है प्रमोद जी, छोटा सा जवाब, क्योंकि आखिरी कमेंट टोपी आप देखिए ये कह रहे हैं छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। पटना जिले में 200 राउंड गोलियां चल जाती हैं, इनके लिए ये सब छोटी घटना है। दिन दहाड़े कहाँ चला 200 राउंड भाई? अरे कहाँ ये पूरा देश देख चुका है, पूरा देश देख चुका है, पूरा देश देख चुका है। ठीक है, ठीक है प्रमोद जी, समय की कमी है। ऐसा है समाज लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए समझना ये चाहिए कि मेरे दाग अच्छे हैं तो कहने से नहीं होगा। इस पूरे तरह के संवाद में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? आम नागरिक, आम जन। मैं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के मंशा पर, उनके विल पावर पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है। देखिए एक चीज समझिए, पुलिस जो है, पुलिस वक्त के साथ, समय के साथ, परिस्थिति के साथ उसमें परिवर्तन होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। प्रमोद जी आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा, बैकग्राउंड में आपकी आवाज आ रही है। आपको एक अच्छी बात बताते हैं, अगर आप लोग चूंकि पॉलिटिकल आदमी हैं, जब आप बहस करिएगा अपने नेताओं से, उनको सजेस्ट कीजिएगा। बिहार में पिछले 30-35 सालों से पुलिस रिफॉर्म एज सच कि न तो कभी चर्चा हुई, न तो उस पर कोई कार्य हुआ। हम पुलिस रिफॉर्म बोल रहे हैं, पुलिस मॉडर्नाइजेशन नहीं बोल रहे हैं। हथियार खरीद देना, वायरलेस लगा देना, इंटरनेट लगा देना, वो मॉडर्नाइजेशन है।
देखिए पुलिस के दुनिया भर में हम चूंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते रहते हैं, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हम प्रशासन, पुलिस, इलेक्शन पर मेरा डिबेट होते रहता है। पुलिस के 4 स्टाफ, इसको आप लोग सभी लोग सम्मानित नेता हैं, जब अपने नेताओं से बात करिए तो उनको बताइए, आफ्टर ऑल आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग रिटायर कर गए, पेंशन पर अपना जीवन गुजरते हैं। 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है पुलिस का रूरल। जब रूरल स्टेट रहता है, रूरल सोसाइटी रहता है, तो उसमें पुलिसिंग दूसरे तरीके का होता है। जब वो धीरे धीरे अर्बनाइज्ड होता है तो अर्बन पुलिसिंग की जरूरत पड़ती है। दोनों में अंतर होता है, ग्रामीण क्षेत्र की पुलिसिंग और शहर की क्षेत्र की पुलिसिंग में पूरा अंतर होता है। उसके बाद होता है मेट्रोपोलिस पुलिसिंग। पटना हैज बिकम ए मेट्रोपोलिस, पटना अब मेट्रोपोलिस हो चुका है। अब इस मेट्रोपोलिस में आप 1990 के माइंडसेट से, 1990 के पुलिस वालों के माइंडसेट से, उसी सारी चीजों से आप नहीं कर सकते हैं। और चौथा जो स्टेज आज के तारीख में आ रहा है वो बिल्कुल साइबर पुलिसिंग आ रही है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना होगा कि इन्होंने साइबर थाने स्थापित किए हैं, अच्छी चीज है। लेकिन आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जब आप बैठते हैं अपने अपने नेताओं के साथ, क्योंकि आप ही के नेता सरकार में, हम लोग तो सरकार में है नहीं, तो जो सरकार में है उस सबसे पहले एक पुलिस रिफॉर्म कमीशन बनाना चाहिए आज की तारीख में। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। प्रोबेबली पटना इज द ओनली कैपिटल सिटी, रांची वगैरह को छोड़ के, जहां आज तक पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं बना। एक बार जब हम सरकार में थे तो गृह विभाग के सब कमेटी में भी हम मेंबर थे, तो चर्चा हो रही थी। हमने कहा कि साहब सोच के देखिए, 1911 की राजधानी आपका पटना है, इसमें क्षेत्रीय भौतिक कितने फैलाव हुए हैं। आपको क्या लगता है, कमिश्नरेट सिस्टम बनाइए, आप बाकी चीजों में सुधार कीजिए, इन्वेस्ट। आप सोच के देखिए, प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था। वो आदेश था कि पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के क्राइम और इन्वेस्टिगेशन, इसको अलग कीजिए। एक ही थानेदार डायरी भी लिख रहा है, वही थानेदार छठ का व्यवस्था कर रहा है, वही थानेदार वीआईपी की सुरक्षा में लगा हुआ है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत अब सर से ऊपर चला गया है। और लास्ट आपको बता देते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, क्यों क्राइम इतना बढ़ रहा है। क्राइम जो होता है ना, जो अपराधी होते हैं उनको जब सजा होती है तो उसके 3 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जब अभयानंद जी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी परिपाटी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया था। अपराधियों का 3, पहला होता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। हमने हमारे समाज ने क्या किया, अपराधियों को कौन मंडित करता है, सब लोग हैं, सारे राजनीतिक दल बोले मेरे दाग अच्छे हैं, तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होता है। समाज को तैयार होना होगा कि अपराधी को बाहर करिए। दूसरा होता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, वो ढील हो गया। यहाँ अभयानंद जी ने इस पर इतना शानदार काम किया था कि जो इस तरह के लोग पकड़ाते हैं, पहले उसका बैकबोन तोड़ दीजिए। कौन लोग इन्वॉल्व है शराब माफिया में, आपको पता है? मैं एक जगह सेमिनार में गया था, जब वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, आज के तारीख में बिहार में अवैध शराब का धंधा आपको जान करके आश्चर्य होगा, करीब करीब 30 से 35 हजार करोड़ रुपया का है। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, उसकी कमर क्यों नहीं टूट रही है? और तीसरा होता है उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन दुर्भाग्य से आज के तारीख में किन कारणों से हुआ है मुझको नहीं पता, क्योंकि अब मैं सरकार के तंत्र में हूं नहीं, लेकिन ये परसेप्टेबल हो गया है, ये तीनों कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो कोलैप्स कर रही है। पुलिस का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का ट्रांसपेरेंट सिस्टम था, क्यों भट्टी साहब चले गए? किसी ने बात उठाई? क्यों मैंने, हम तो आप लोगों को बोलेंगे तो खराब लगेगा, क्यों एक व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास से बैठ करके लिस्ट जारी करता है कि फलाना वहां जाएगा, फलाना वहां जाएगा? एक एक पदाधिकारी 3-3 बार उसी जिले में क्यों पोस्टिंग रहता है? क्यों ट्रांसफर पोस्टिंग रोटेशन पॉलिसी नहीं बन रही है? मैं मुख्यमंत्री के मंशा पर कदापि सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन कोई ऐसा तत्व है जो इन चीजों को होने से रोक दे रहा है, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर स्टेट एक ऐसे गर्त में जाएगा जहां से हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, सब लोग हम इसी समाज में रहते हैं, और अगर लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम खराब होता है तो इस दुष्परिणाम से हम और आप कोई वंचित नहीं रह सकते। मैं यही अंत में आपको कहूंगा। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो जिस तरह की घटनाएं बिहार में लगातार सामने आ रही है, वाकई ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। हालांकि इन सब के बाद अब बिहार सरकार क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।
अगर आपको